ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाना उनको, इसलिए कही ये कहानी। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले क्लास 12 के नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में। लेकिन उससे पहले जो इस समय एक हम लोग का भारतवर्ष जो देश है और पूरा विश्व ही एक शोक में डूबा हुआ है, जिनका नाम था स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लता मंगेशकर जी। और अद्वितीय स्थान उन्होंने अपना गायिका में प्राप्त किया हुआ था। और इनके जो गाने तो कैसे कैसे हैं, इनकी तो संख्या ही छोड़ दीजिए। अनगिनत गाने इन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से गाने को गाया हुआ है कि गानों से नफरत करने वाला, संगीतों से नफरत करने वाला भी इनके गानों को पसंद करता था। और ये इतना मधुरता था उसमें और इतना अट्रैक्शन था, जबकि गानों को सुनता था व्यक्ति तो जैसे वो पूरा का पूरा, देखिए जैसे मैंने अभी आपको एक जो संगीत उनका सुनाया, ए मेरे वतन के लोग, कितना पॉपुलर गजब का सॉन्ग था। और जो राइटर था, राइटर ने कितनी खूबसूरती से उस गाने को लिखा हुआ था और उससे भी कहीं खूबसूरती से उन्होंने उस गाने को गाया हुआ था। और देखते हैं जब कभी भी आपको ऐसा पर्व मिलता है, ऐसे मिलते हैं। और इनके ऐसे बहुत सदाबहार गाने थे जो कि इनको जो गायक के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में कहा जाए, देखिए भारत रत्न भी नहीं, भारत रत्न के सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। 1929 वर्ष में जो इनका जन्म हुआ था और 2022 में आज ही के दिन जो है इन्होंने अपना अंतिम सांस ले लिया है। और ये मृत्यु की शैया पर विराजमान हो गई और मृत्यु लोक को उन्होंने छोड़कर अब स्वर्ग लोक में इन्होंने पधार दिया है। तो भगवान, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा जो भी हैं, इनकी आत्मा को शांति दें और साथ ही साथ इनके परिवारजनों को, इनके सगे संबंधियों को और साथ ही साथ जो भारतवर्ष देते हैं उसको और साथ ही साथ पूरे विश्व को इस सामर्थ्य से लड़ने का, इस दुख के सामर्थ्य से लड़ने का सामर्थ्य सभी को प्रदान करें। और देखिए उनकी जो संगीत थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। और संगीत जानते ही हैं, मैं खुद BHU फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, जब फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में जब मैं पढ़ा था, बीएड किया हुआ था, तो मैं संगीत को भी लिया था वहाँ पर। तो एक वर्षों के लिए जब मैंने वहाँ पर था तो संगीत को भी मैंने देखा है वहाँ पर बहुत करीब से। संगीत में देखिए होता क्या है, उसमें डिसिप्लिन होता है और पीस होता है, उसमें शांति होती है और साथ ही साथ जो अनुशासन होता है। तो ये अनुशासन और शांति के लिए लता मंगेशकर जी ने वर्क जो किया हुआ है, काम जो किया हुआ है, ये बहुत ही असाधारण है। और जो इनका स्थान है वो अद्वितीय है। और जो क्षति हुई है देश को, ये बहुत ही बड़ी है। और ये मेरे वतन के लोगों में ही एक गाना जो उनका था कि खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की महत्वपूर्ण जो सीरीज है। और ये सभी जो प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जो देखिए हम लोग का पहला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने कौन से दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए? देखिए यहाँ पर बात हो रही है दो महाशक्तियों की। तो आप जानते हैं कि दो महाशक्तियों में अगर बात किया जाता है तो एक रूस को याद किया जाता है और दूसरी जो महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को बात किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों महाशक्तियों के रूप में कौन कौन हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम लोग देखिए इसके उत्तर में। तो देखिए इसका ए जो हो जाएगा परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और दूसरा जो हो जाएगा परमाणु अप्रसार संधि। कि देखिए परमाणु परीक्षण, तो ये परीक्षण नहीं कर सकते लोग अब, ठीक है, प्रतिबंध लगाया गया इस पर कि नहीं, अब एक ऐसा समझौता किया जाए कि लोग परीक्षण प्रतिबंध लगाया जाए और उसके साथ ही साथ अप्रसार, मतलब इसका फैलाव न हो, क्योंकि ये परमाणु बम जो है ये कितना घातक है, कितना विध्वंसक है, इसके बारे में सभी लोग अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्होंने बाद में सभी देशों ने मिलकर ऐसा निर्णय ले लिया, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग अब दूसरे प्रश्न की। दूसरा हम लोग का प्रश्न है परमाणु अप्रसार संधि, जिसे हम लोग NPT के नाम से भी जानते हैं, क्या है? तो अभी देखिए परमाणु अप्रसार संधि के बारे में बात हुआ था अभी जस्ट पहले वाले प्रश्न में ही। तो इसका उत्तर जो होता है, देखिए संपूर्ण विश्व में परमाणु हथियारों को रोकने हेतु की गई संधि को परमाणु अप्रसार संधि कहा जाता है। सीधा सीधा अगर आपसे पूछा जाए, अप्रसार का मतलब जिसका फैलाव न किया जा सके और संधि का मतलब जहाँ पर एकजुटता होती है। और परमाणु का मतलब क्या है, परमाणु बम को तो आप जान ही रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि परमाणु हथियारों को रोकने के लिए की गई जो संधि थी उसी को परमाणु अप्रसार संधि कहा गया।
इसके अंतर्गत अगर बात किया जाए, देखिए 5 जो महत्वपूर्ण देशों के बारे में बात हुई है, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस और चीन। तो देखिए परमाणु संपन्न, शक्ति संपन्न इन्हें मान भी लिया गया कि, और ये हैं भी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, इसके अतिरिक्त बाकी देशों को ऐसे हथियार प्राप्त करने से यह संधि रोकती है। तो देखिए जब होड़ मचा तो भाई जाहिर सी बात है, परमाणु बम ये टेक्नोलॉजी नई चीज़ है, ज़्यादा विध्वंस हो के तो सभी कंट्रियां इसके लिए ललायित हो गई, सभी लोग इसके बनाने में प्रयास में लग गए। लेकिन 5 जो महत्वपूर्ण जो कंट्री हैं, जिनका नाम अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है, ये देखिए परमाणु शक्ति से संपन्न हो चुके थे। और उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, अन्य देशों को फिर इस संधि लगा दिया। मतलब कुछ चीज़ों को यही लोग बिगाड़ देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को ला देते हैं जो कि विध्वंसक हो जाता है, घातक हो जाता है देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, जिसका नाम है परमाणु बम के रूप में। देखिए जो इसका प्रभाव कैसा था, आपने पूरी दुनिया ने, और जापान में जाकर पता करिए या तो अमेरिका से पूछिए इस चीज़ को, जब उसने नागासाकी और हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को उन्होंने परमाणु बम 1945 में गिराया हुआ था, तो कितना उसको नुकसान हुआ था जापान को, ये अंदाज़ा लगाना, ये सोचता है इंसान तो उसकी रूह काँप जाती है। बहुत ही बहुत दर्दनाक मंजर रहा होगा। तो दूसरा प्रश्न डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। डियर फ्रेंड्स, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस नंबर को देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो नंबर, और उसे खुद भी सेव करें और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ हमारे साथ जुड़ जाएं, और दूसरे आपके जो क्लासमेट हैं और इकोनॉमिकल वीकर हैं उन लोगों पर भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम वो नंबर है, आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध होगा। बढ़ते तीसरे प्रश्न की। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासस्टोन का क्या अर्थ है। देखिए बात हुई यहाँ पर पेरेस्ट्रोइका का, तो यहाँ देखिए ये जो है मुख्य रूप से यह जो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, तो उनकी यह सुधार प्रणाली थी। मतलब मिखाइल गोर्बाचेव की जो सुधार प्रणाली के रूप में जिसको याद किया था, उसी का नाम पेरेस्ट्रोइका कहा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रारंभ दबाव की जगह सहमति से होने पर बल दिया गया था। ठीक है, और यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये सुधार प्रणाली थी इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रारंभ दबाव की जगह सहमति से होने पर बल दिया जाता था। ठीक है, मेरा आपकी सहमति तो ये काम होगा, और नहीं कि चलो करना है तुमको, तुम करोगे, जबरदस्ती करो, जबरदस्ती वाला काम नहीं, सहमति से कि ठीक है चलिए आप भी राजी हम भी राजी। तो ये चीज़ें होती थी वहाँ पर, तो उसी का नाम जो था पेरेस्ट्रोइका था। और ग्लासस्टोन के बारे में अगर हम लोग बात करें, देखिए तो वर्ष 1985 में जो सुधार के लिए विज्ञान प्रसार को महत्व देना शुरू किया गया था। देखिए जो मुख्य रूप से देखिए फिर बाद में क्या किया गया इसमें कि जो ग्लासस्टोन के बारे में अगर बात किया जाए, तो देखिए मुख्य रूप से किस कब लाया गया था, 1985 में लाया गया था, और गोर्बाचेव के सुधार के लिए ज्ञान प्रसार को महत्व देना शुरू किया गया था। ठीक है ना, सुधार के लिए उन्होंने क्या किया, ज्ञान प्रसार के, नहीं कोई भी ज्ञान की चीज़ें हैं जिससे सुधार हो सकता है तो उनको प्रसार करने का उन्होंने उस कार्य को उन्होंने महत्व दिया था। तो इस प्रकार से पेरेस्ट्रोइका और ग्लासस्टोन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा इसके लिए महत्वपूर्ण रूप में जो है मिखाइल गोर्बाचेव याद किए जाते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की। और चौथा हम लोग का प्रश्न है, प्रथम दुनिया किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम दुनिया ऐसे देशों को कहा जाता है जिसने स्वयं को विकसित कर लिया हो, जहां अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व औद्योगिकरण पर निर्भर है। इसका नेतृत्व करता जो देश है वो अमेरिका के रूप में देखिए मुख्य रूप से याद किया जाता है। तो प्रथम दुनिया के रूप में आपको समझ में आया कि जो स्वयं को विकसित कर लिया हुआ देश है और जिसकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व औद्योगिकरण पर निर्भर है, प्रथम दुनिया कहलाती है। और द्वितीय दुनिया किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी समझा रखा है। तो दूसरी दुनिया में आप जानते हैं कि पूर्वी यूरोप के देशों को मुख्य रूप से उसमें लिया जाता है, और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रथम दुनिया कौन है, द्वितीय दुनिया कौन है, ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं लोग पाँचवें प्रश्न की ओर। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे नहीं जल्दी, तो मैं आपको नंबर नोट करा दे रहा हूँ, 950 690 285 7। इस नंबर को सेव कर लीजिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर मंजिल दीजिए। बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। आसियान समुदाय के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। देखिए आसियान के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो आसियान के प्रमुख अंगों के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए आसियान सुरक्षा समुदाय हो गया, आसियान आर्थिक समुदाय हो गया, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय हो गया। जैसे सांस्कृतिक मतलब एक देश की संस्कृति दूसरे देशों में जाएगी, जो भी आसियान में सम्मिलित देश हैं, तो ये मुख्य रूप से उनके अंग है, किसके, आसियान जो बनाया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यह संगठन है। तो पाँचवां यह महत्वपूर्ण आपका प्रश्न हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। और देखिए आसियान की जब बात हुई है तो उसके जो ये प्रश्न जो है इसमें भी सम्मिलित कर लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवां प्रश्न, आसियान
के 10 सदस्य देशों के नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, आसियान के 10 सदस्य देशों के नाम बताइए। तो देखिए उत्तर में क्या हो जाएगा इसका, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, ब्रुनेई दारुसलाम हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया। तो ये जो हैं प्रमुख रूप से जो 10 देश हैं ये आसियान के सदस्य देश हैं। याद रखिएगा, कभी कभी 2 लोगों का नाम पूछ देता है, कभी कभी 4 का पूछ देता है, कभी कभी 6 का पूछ देता है, या लघु उत्तरी में कभी कभी 10 के बारे में पूछ देता है। तो आप इन पूरे को लिख लीजिएगा, और सभी जो हैं अपने आप में आसियान में एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। ठीक है, आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है। देखिए श्रीलंका में मुख्य रूप से 2 वर्ग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर सक्रिय हैं, जिसमें सिंघल की बात होती है, सिंघली, और उसके साथ ही साथ तमिल। ये समुदाय जो है इनकी संख्या ज़्यादा है, लगभग 70 से 75 80 लगभग 80% तक वहाँ पर क्या है जो है वो सिंघली के बारे में बात होती है, और 20 से 25% जो है वहाँ पर तमिल के रूप में होती है, और लगभग 1-2% जो है वो अदर समुदाय वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जातीय संघर्ष भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता रहता है श्रीलंका में। तो जातीय संघर्ष के रूप में यहाँ पर भी उभरी हुई थी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर श्रीलंका के जातीय संघर्ष, और देखिए तमिल जो है यहाँ पर जो तमिल की है मुख्य रूप से, वहाँ पर वो भारतीय जो कि वहाँ पर जाके बसे हुए हैं वो तमिल जो जानते हैं, दक्षिण भारत में जो भारत के नीचे आपको दिखता है, भारत से चिपका हुआ, तुरंत सटा हुआ, तो नीचे लटका हुआ दिखता है। आप भारत का मैप जब भी देखेंगे तो नीचे आपको दिखेगा, श्रीलंका वही मैप होता है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ जाहिर सी बात है तमिलनाडु वहाँ पर नज़दीक में ही पड़ता है, तो वहाँ से वहाँ पर लोग गए भी हैं बहुत बड़े बड़े पैमाने पर लोग। तो देखिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में अगर बात की जाए तो भारतीय मूल के तमिलों ने मुख्य भूमिका निभाई है। इन्होंने लिट्टे नामक संगठन की स्थापना की, जो हिंसात्मक आंदोलन के लिए सदैव तैयार रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका में जातीय संघर्ष बढ़ जाता है। तो देखिए इन्होंने जो संगठन बनाया इसका नाम क्या है, लिट्टे है, और ये लोग क्या करते हैं, हिंसात्मक आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने में प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। तो ये 7वां प्रश्न है, और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्री बोर्ड के लिए भी। चलिए डियर स्टूडेंट बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां का प्रश्न है दक्षेस, या जिसे हम लोग सार्क के नाम से भी जानते हैं, कि 2 सदस्य देशों तथा उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। देखिए अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, और कभी कभी पूछ देता है कि उनके सदस्य देश के नाम बताइए, उनकी राजधानियाँ बताइए, कभी कभी उनकी करेंसी भी पूछ देता है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। एशियन के जैसे कुछ देश हो गए तो उनके भी, आसियान के जो देश हैं उनके भी राजधानियों के बारे में, करेंसी के बारे में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जो आपको याद रखना पड़ेगा स्वयं से भी, स्वतः से भी कुछ चीज़ों को। तो देखिए बांग्लादेश को शामिल किया गया है इसमें, और जिस बांग्लादेश की राजधानी जानते भी हैं आप, ढाका है, और नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। तो 2 देश हैं वो हो जाएंगे आपकी ये दक्षिण के, और उनकी जो राजधानियाँ क्रमशः आपको दिख रही है उनके सम्मुख। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी बढ़ते हैं हम लोग अब 9वें प्रश्न की ओर। डियर स्टूडेंट्स आज के सेशन का हम लोग का ये अंतिम प्रश्न भी है, और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। 9वां हम लोग का प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने औपचारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया एक कि अब जैसे जो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्णय लिया गया कि कभी ऐसा कोई विध्वंसक युद्ध न हो, उसके लिए संघ बनाया गया जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को ये अस्तित्व में आ गया, और स्टार्टिंग में इसमें 51 देशों ने इसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में लेकिन आपको एक चीज़ बताना है कि वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो टोटल सदस्य देशों की संख्या है वर्तमान में वो कितनी है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिए, मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं तब हम लोग अगली वीडियो में। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखिए, और मेरा जो नंबर है 950 690 257 उसे अपने क्लासमेट में, अपने मित्र में, अपने आपके जो हैं आपके सानिध्य में जो कि प्राइवेट फॉर्म भर के पढ़ते हैं, तो उन पर इस वीडियो के लिंक शेयर जरूर करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा शेयर यदि आप किसी को अच्छी चीज़ें करते हैं तो वो भी आपको कोई ना कोई अच्छी चीज़ें ही भेजेगा। तो इसे शेयर ज़रूर करिए, ठीक है, ताकि आप भी तैयारी अपनी अच्छी कर सकें और लोगों की तैयारी भी करा सकें, वो भी फ्री में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।